अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का नर्सरी एकेडमी में। तो आज का हमारा सेकंड पार्ट है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मेडिकल मैनेजमेंट और इसका जो है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसको PE भी लिखते हैं, एक सीरियस कंडीशन है जो लंग्स की आर्टरीज़ में क्लॉट बनने की वजह से होता है। ये क्लॉट बॉडी के किसी और पार्ट, यूजुअली लेग्स होते हैं ना, लेग्स हमारे नीचे वाले जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज़, उनसे ट्रैवल करके लंग्स में फंस जाता है। इसको समझने के लिए हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पता लगाने का तरीका जो होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहलाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म को डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर कुछ स्पेसिफिक टेस्ट्स और प्रोसीजर्स का यूज़ करते हैं। हर टेस्ट का अपना पर्पस होता है और उसका अपना प्रोसेस होता है। तो सबसे पहला होता है इसमें डी डिमर टेस्ट सुना होगा आपने। डी डिमर जो है ये एक प्रोटीन फ्रेगमेंट होता है जो क्लॉट ब्रेकडाउन के बाद ब्लड में रिलीज़ होता है। अगर डी डिमर की वैल्यू हाई होती है तो इसका मतलब बॉडी में क्लॉटिंग एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। इस टेस्ट का पर्पस ये होता है कि ये टेस्ट जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म को रूल आउट करने के लिए यूज़ होता है। अगर डी डिमर नेगेटिव होता है, अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आता है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस जो हैं बहुत कम होते हैं। सेकंड, CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी, CT-PA भी कहा जाता है। CT स्कैन के थ्रू लंग्स की ब्लड वेसल्स को विजुअलाइज किया जाता है और डाई इंजेक्ट करके ब्लड फ्लो का पाथवे चेक किया जाता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है कि ये टेस्ट सबसे एक्यूरेट होता है क्लॉट को डिटेक्ट करने के लिए और उनका एग्जैक्ट लोकेशन बताने में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करता है, हेल्प करता है। देन उसके बाद थर्ड है हमारा वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन, इसको VQ स्कैन भी कहा जाता है। इस टेस्ट में लंग्स के वेंटिलेशन मतलब एयर फ्लो और परफ्यूजन मतलब ब्लड फ्लो, इनका कंपैरिजन किया जाता है। अगर कोई भी किसी भी तरह का मिसमैच होता है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? ये टेस्ट उन पेशेंट्स के लिए यूज़फुल होता है जो CT स्कैन के लिए एलिजिबल नहीं होते, जैसे किडनी इश्यूज़ वाले पेशेंट्स। देन उसके बाद अल्ट्रासाउंड ऑफ लोअर लिम्ब। ठीक है, अल्ट्रासाउंड ऑफ लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब्स की वेन्स को अल्ट्रासाउंड के थ्रू विजुअलाइज किया जाता है इस टेस्ट में, टू चेक इफ़ कोई भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है DVT जिसको बोला जाता है, अगर प्रेजेंट है तो वो इसमें इजीली जो है शो ऑफ हो जाता है, दिख जाता है। इसका पर्पस क्या होता है? क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म काफ़ी केसेस में डीप वेन थ्रोम्बोसिस से ही होता है, ये टेस्ट कंफर्म करता है कि लेग्स में क्लॉट बना है या नहीं बना है। ठीक है, जिससे हमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस का पता लगता है और हम बता सकते हैं अगर कोई भी क्लॉट फॉर्मेशन होगी लेग्स में तो वो एक रीज़न हो सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। देन उसके बाद हम बात करते हैं इकोकार्डियोग्राम, ECG मतलब कि हार्ट अल्ट्रासाउंड। ECG जो है ये हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है जो राइट साइड हार्ट पे प्रेशर इवैल्यूएट करता है। ठीक है, जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में एलिवेटेड होता है। इसका पर्पस क्या होता है कि ये सीवियर पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केसेस में हार्ट का फंक्शन देखने के लिए यूज़ होता है। देन उसके बाद आर्टेरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस, ABG एनालिसिस भी कहलाता है। इस टेस्ट के थ्रू ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स को चेक किया जाता है। इसका पर्पस क्या होता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में ऑक्सीजनेशन लेवल्स लो हो जाते हैं जो ABG टेस्ट से डिटेक्ट किया जाता है। ठीक हो गया। नाउ अब हम पढ़ते हैं इसका मेडिकल मैनेजमेंट, मतलब कि इसका इलाज कैसे करते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का टाइमली ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट किया जा सके। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के मेडिकल मैनेजमेंट में मेडिकेशंस और समटाइम्स इनवेजिव प्रोसीजर्स का यूज़ भी होता है। ठीक है, हर ट्रीटमेंट ऑप्शन को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला एंटीकोगुलेंट्स। ठीक है, एंटीकोगुलेंट्स क्लॉट के आगे बढ़ने से रोकने के लिए दिए जाते हैं ताकि नया क्लॉट न बने और पुराना क्लॉट ग्रेजुअली डिसॉल्व हो। देन इसमें कौन सी मेडिकेशंस देते हैं? जैसे हिपैरिन, ये हिपैरिन जो है ये इंट्रावीनस दे सकते हैं या फिर सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं। देन वारफेरिन, ये ऑरली देते हैं। डायरेक्ट ऑरल एंटीकोगुलेंट्स, जिसमें एग्जाम्पल है रेवोरॉक्सबन या एपिक्सबन। ठीक है, देन इसका पर्पस क्या होता है एंटीकोगुलेंट्स का? इनका पर्पस क्लॉट को बढ़ने से रोकना है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के रिकरेंस का रिस्क कम करना है। देन उसके बाद थ्रोम्बोलाइटिक्स। थ्रोम्बोलाइटिक्स जैसे नाम से ही पता लगता है, थ्रोम्बस मतलब क्लॉट, लाइटिक्स मतलब तोड़ना, मतलब ये वो मेडिकेशंस होंगी जो कि क्लॉट को तोड़ेंगे। थ्रोम्बोलाइटिक्स डायरेक्टली क्लॉट को तोड़ती हैं, स्पेशली अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म लाइफ थ्रेटनिंग या मैसिव हो। इसमें कौन सा मेडिकेशंस देते हैं? फॉर एग्जांपल एल्टीप्लेस, TPA। ठीक है, एल्टीप्लेस इसको TPA कहा जाता है। इसका पर्पस क्या होता है? जब क्लॉट बहुत लार्ज हो और ब्लड फ्लो को कम्प्लीटली ब्लॉक कर रहा हो तो ये एमरजेंसी मेडिकेशन दिया जाता है ताकि क्लॉट डिसॉल्व हो सके। देन उसके बाद इंफीरियर वेना केवा फ़िल्टर, IVC फ़िल्टर।
आईवीसी फिल्टर एक स्पेशल डिवाइस होता है जो लार्ज क्लॉट्स को लंग्स तक ट्रैवल करने से रोकता है। ये डिवाइस इंफीरियर वेना केवा में इंसर्ट किया जाता है जो लोअर बॉडी से हार्ट तक ब्लड ले जाते हैं। पर्पज़ क्या होता है? ये ऑप्शन उन पेशेंट्स के लिए होता है जिनको एंटीकोगुलेशन नहीं दिया जा सकता या जिनमें हाई रिस्क पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। देन उसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केसेस में ऑक्सीजन लेवल्स लो हो जाते हैं, इसलिए पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। इसका पर्पज़ ये होता है कि ब्लड ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करने के लिए यूज़ होता है ताकि ऑर्गन्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल सके। देन एम्बोलेक्टॉमी, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें क्लॉट को डायरेक्टली लंग्स से रिमूव किया जाता है। इसका पर्पज़ क्या होता है? जब मेडिसिन इफेक्टिव नहीं होती या पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता है तो ये ऑप्शन कंसिडर किया जाता है। तो देखना सर, अब पढ़ते हैं इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक सीरियस कंडीशन होती है, आपने पता मैं पढ़ा रहा हूँ तब से। ठीक है, जिसमें हमारे लंग्स की आर्टरी जो है ब्लॉक हो जाती हैं ड्यू टू दी ब्लड क्लॉट। जो ब्लड वेसल में क्लॉट की फॉर्मेशन हो चुकी है उसमें क्या होता है, उसकी ब्लॉकेज हो जाती है इस क्लॉट की वजह से। ठीक है, जिससे ब्रीदिंग और ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसलिए नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है ताकि पेशेंट जो है जल्दी से रिकवर कर सके और कॉम्प्लिकेशन से बच पाए। तो इसके हर एक नर्सिंग मैनेजमेंट को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है इसका रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट। ठीक है, जो सांस से जुड़ी देखभाल जो होती है उसके लिए हम जो है इसका मैनेजमेंट करते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट को सबसे पहले ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं। पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल को 90% से ऊपर मेंटेन करना होता है। अगर ऑक्सीजन कम है तो नेज़ल कैनुला या मास्क से ऑक्सीजन दिया जाता है, इससे ब्रीदिंग जो है इंप्रूव होती है। देन सेकंड, ब्रीदिंग को मॉनिटर करना होता है, जैसे रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ चेक करते हैं, उसको चेक करते रहना ज़रूरी होता है। अगर पेशेंट की सांस तेज़ हो रही है या स्लो हो रही है, कम या ज़्यादा हो रही है, तो इमीडिएटली जल्दी से हमने क्या करना है, इसके लिए एक्शन लेना है। देन उसके बाद डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करा सकते हैं पेशेंट को, जैसे लंग्स को खोलने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूरी होते हैं, जैसे हर घंटे 10 बार डीपली सांस लेना ज़रूरी होता है। ये ऑक्सीजनेशन को इंप्रूव करता है और रिकवरी में हेल्प करता है। देन उसके बाद सेकेंड इसका कंपोनेंट होता है हमारा पेन मैनेजमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, पेन स्केल का यूज़ करते हैं। पेन को हम 0 to 10 स्केल पे एसेस करते हैं, जिसमें 0 मतलब होता है नो पेन और 10 मतलब होता है सेवियर पेन। ठीक है, अगर पेशेंट चेस्ट पेन रिपोर्ट करे तो जल्दी से हमने जो है उसको मेडिकेशन देना होता है। देन उसके बाद इस पेन को, अगर पेन बहुत ज़्यादा हो रही है पेशेंट को, उसके बाद पेन किलर देना होता है। जैसे हमारे पास मॉर्फिन जैसे एनाल्जेसिक्स जो है हम पेशेंट को दे सकते हैं, जो चेस्ट पेन को कम करते हैं और पेशेंट को रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी होता है, क्या होगा, इसलिए नर्स को हमने जो है साइड इफेक्ट्स पर नज़र रखनी होती है। देन उसके बाद थर्ड कंपोनेंट होता है हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट का कार्डियोवैस्कुलर मैनेजमेंट। ओके, दिल और ब्लड फ्लो जो होता है, ब्लड वेसल, कार्डियो का मतलब क्या होता है, ये हार्ट है ना, हार्ट के रिलेटेड। कार्डियो का मतलब भी होता है हार्ट, और वैस्कुलर का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स ब्लड ले जाते हैं हमारे सेल्स को, टिश्यूज़ को, हमारे ऑर्गन्स को, तो उसके रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है पेशेंट को, उसके रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो उसको हमने दूर करना होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हार्ट रेट को मॉनिटर करना होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म से हार्ट पर प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए नर्स को हार्ट रेट और रिदम को लगातार मॉनिटर करना होता है। अगर हार्ट बीट्स इरेगुलर है तो डॉक्टर को तुरंत जो है इन्फॉर्म करना होता है। सेकंड चीज़, हमारे पास एंटीकोगुलेंट्स देंगे। ठीक है, जैसे हेपारिन। ठीक है, ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए हेपारिन जैसे एंटीकोगुलेंट दिए जाते हैं जो क्लॉटिंग को स्लो करते हैं। इसका रेगुलरली मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने एंटीकोगुलेंट्स बहुत ज़्यादा दे दिए तो ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद चौथा कंपोनेंट होता है हमारे पास मोबिलिटी एंड एक्टिविटी। जैसे मूवमेंट में, अगर पेशेंट की कोई भी मूवमेंट, क्योंकि जब हार्ट और लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है कि ब्लड फ्लो कम जाता है, सेल्स को टिश्यूज़ को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिलता और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसको हम डिस्निया बोलते हैं। ठीक है, तो शुरू में पेशेंट को बेड रेस्ट दिया जाता है ताकि क्लॉट ना बने या फिर ज़्यादा बड़ा ना हो, लेकिन बाथरूम जाने की परमिशन होती है। सेकंड चीज़, एक्टिविटी इंक्रीज़ करना। धीरे धीरे हम पेशेंट की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करा सकते हैं, छोटी छोटी वॉक्स करा सकते हैं पेशेंट को, ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हर एक टिश्यू को, हर एक ऑर्गन को प्रॉपरली जा सके और फ्यूचर क्लॉट्स बनने का रिस्क जो है वो भी कम हो सके। देन फिफ्थ हमारे पास इमोशनल सपोर्ट है ना, इसको हम हिंदी में मानसिक सहारा बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सपोर्ट एंड रीअश्योरेंस कराते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का डायग्नोसिस उनके पेशेंट को एंग्जाइटी होती है, नर्स को रोल क्या होता है कि पेशेंट को काम रखना और एश्योरेंस देना कि ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, सक्सेसफुल होगा और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी पेशेंट को आगे चल के। सेकंड चीज़, हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे, क्योंकि पेशेंट को पता नहीं है पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता क्या है, तो इसके लिए हम पेशेंट को क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे। ठीक है, नर्स को पेशेंट और फैमिली को पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में समझाना होता है, जिससे उन्हें कंडीशन और ट्रीटमेंट समझने में मदद मिलती है और वो अच्छे से जो है रिकवर कर पाते हैं। देन उसके बाद सिक्स हमारे पास मॉनिटरिंग, देखभाल, वाइटल साइन चेक करना हर 4 घंटे में, है ना, एवरी 4 घंटे यू हैव टू मॉनिटर द हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, देन उसके बाद जो है इस कंडीशन को एसेस किया जा सकता है। देन उसके बाद हमारे पास इसमें ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर करते रहना होता है, और अगर ऑक्सीजन लेवल 90% से नीचे है तो ऑक्सीजन थेरेपी एडजस्ट करनी पड़ती है। देन उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंशन करना होता है, जटिलता से बचाव, है ना, जटिलता से बचाव, इसको हिंदी में जटिलता से बचाव बोलते हैं। पहला होता है इसमें कार्डियक अरेस्ट का साइन देखना, अगर पेशेंट सडनली अनरेस्पॉन्सिव हो जाए तो CPR की ज़रूरत हो सकती है, इसलिए क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। ठीक है, देन उसके बाद आठवां हमारे पास एजुकेशन। ठीक है, पेशेंट और फैमिली को एजुकेट करना होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में सिखाना ज़रूरी होता है, जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस और फॉलोअप केयर के बारे में। स्मोकिंग क्यूर करने से फ्यूचर क्लॉट्स का रिस्क भी कम हो जाता है, ये हम पेशेंट को समझा सकते हैं, एजुकेट करा सकते हैं। देन उसके बाद कोलैबोरेशन, टीम वर्क जिसको हम बोलते हैं,
इसमें क्या होता है कि हेल्थ केयर टीम से हमने बात करनी होती है। नर्स का रोल होता है कि वो डॉक्टर्स, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट्स और फार्मासिस्ट्स के साथ कम्युनिकेट करें ताकि पेशेंट को बेस्ट केयर मिल सके। ठीक है, तो ये थे हमारे आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे इसमें मेडिकल मैनेजमेंट तो आप छोड़ो, याद रखना हो, लेकिन नर्सिंग मैनेजमेंट जो है हर एक आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और डिजीज़ के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।